हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम कौन कौन से स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कर सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। बात करेंगे शुरुआत से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत किस किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ दी गई थी और फिर जानेंगे कि किस तरह के प्रैक्टिकल पॉसिबल स्ट्रैटेजीज़ हो सकते हैं जो हम अडॉप्ट करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। जहाँ पे जानेंगे स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ फॉर sustainable development। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में। क्या था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक ऐसे डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं जो कि इस बात पर फोकस्ड है, इस बात पर जोर देता है कि हमें अपने स्कैर्स रिसोर्सेज से मेरा मतलब है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनका हमें इस तरह से इस्तेमाल करना है कि हम वर्तमान जो पीढ़ी है उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और फ्यूचर जनरेशन, भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी रिसोर्सेज को बचाकर रखें। तो ऐसा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में कई तरह के लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और अकॉर्डिंग टू हरमैन डाले ये एक इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स या कुछ फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं उनको सुझाया, कह सकते हैं आप, सुझाव दिया। जिसमें से सबसे पहली स्ट्रैटेजी उन्होंने ये बताई कि हमें जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको लिमिट करने की ज़रूरत है। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन का जो रेट है उसको लिमिटेड कर देते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। ये पहला सुझाव है, ठीक है, जो कि हरमन डाले के द्वारा दिया गया था ताकि इन्वायरमेंट अपनी कैरिंग कैपेसिटी में काम करती रहे और पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगा तो इन्वायरमेंट भी कंट्रोल में रहेगी। मतलब कहने का है कि इन्वायरमेंट की भी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो अंडर कंट्रोल होगी और किसी भी तरह का नुकसान किसी को उठाना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा इन्होंने दूसरे तरीके के उपायों में ये बताया कि जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट किया जाता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो किया जाता है, दैट शुड बी कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए इनपुट, वो आपका होना चाहिए इनपुट एफिशिएंट, न कि इनपुट कंज्यूमिंग। उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हम कुछ इस तरह का करें जिससे हम इनपुट एफिशिएंसी पर पहुँचे, न कि हम इनपुट कंजम्पशन पर पहुँच जाएं। इन्होंने फोकस नहीं किया नॉट इनपुट कंजम्पशन। ये इनका दूसरा सुझाव था। बोला कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो करना पड़ेगा फॉर द डेवलपमेंट, लेकिन ऐसी तकनीक का चुनाव किया जाए जो कि इनपुट एफिशिएंसी पे फोकस्ड हो। मतलब रिसोर्सेज, इनपुट का मतलब हो गया रिसोर्सेज जिनसे हम आउटपुट बना रहे हैं, तो इनपुट का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करें, न कि ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट का इस्तेमाल हो जाए इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर ऐसा करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो अचीव हो पाएगा, अदरवाइज थोड़ी मुश्किल होगी। तीसरे सुझाव के तौर पे उन्होंने बोला कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको हमने सस्टेनेबल बेसिस पे एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि एक्सट्रैक्शन जो होना चाहिए इन केस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो एक्सट्रैक्शन है रिसोर्सेज का
दैट शुड बी लेस, वो कम होना चाहिए किसकी तुलना में, तो रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज की तुलना में। चूँकि रिन्यूएबल हैं तो रीजनरेट तो हो जाएंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इनको भी रीजनरेट होने में वक्त लगता है। तो जिस रेट से ये रीजनरेट हो रहे हैं उस रेट से की तुलना में आपको उससे कम रेट में रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करना है। अगर ऐसा होता है तब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ इन्होंने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के केस में बात कही, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के केस में इन्होंने बोला कि जो रेट ऑफ डिप्लीशन है दैट शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन। रेट ऑफ डिप्लीशन, जिस रेट से हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड, वो अधिक नहीं होना चाहिए किससे, तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट टू सच रिसोर्स। कहने का मतलब है कि देखो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो ये तो रीजनरेट नहीं हो सकते हैं, होंगे भी तो बहुत लंबे समय में, कब होंगे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो चूंकि ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है तो इसका हमको कोई ऑल्टरनेटिव, कोई सब्स्टिट्यूट यूज़ करने की ज़रूरत है, तो वो भी तरीके से करने की ज़रूरत है। अंधाधुंध आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ नहीं करने हैं, अदरवाइज इसका सब्स्टिट्यूट नहीं मिल पाएगा हमें। और अगर सब्स्टिट्यूट जिस रेट से हमको मिल रहा है उससे भी अधिक तेज़ी से हम इस तरह के रिसोर्सेज को ख़त्म कर दें, डिप्लीशन हो जाए इसका, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो अचीव नहीं हो पाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का एक और तरीका या एक और स्टेप वो ये है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसके केस में जो रेट ऑफ डिप्लीशन है वो अधिक नहीं होना चाहिए उन रिसोर्सेज के, वैसे रिसोर्सेज के सब्स्टिट्यूट के क्रिएशन के रेट से, ठीक है। उसके अलावा हरमन डाले के अकॉर्डिंग इनएफिशिएंसीज अराइज होती है फ्रॉम पोल्यूशन और इसको हमको करेक्ट करने की ज़रूरत है। जो इनएफिशिएंसीज अराइज होती है ड्यू टू पोल्यूशन दैट शुड बी करेक्टेड, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत अपनाई जाने वाली स्ट्रैटेजीज रही है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि अकॉर्डिंग टू हरमन डाले के अनुसार हम इस तरह की स्ट्रैटेजीज को अगर फॉलो करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। बट अब हम कुछ ऐसे पॉसिबल स्ट्रैटेजीज, ये तो वो स्टेप्स हैं जो उनके द्वारा बताए गए हैं, बट अब हम कुछ ऐसे पॉसिबल स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर सकते हैं जिसको हम वाकई में प्रैक्टिकली यूज़ करते हुए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए देश का विकास भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव भी कर सकते हैं। सो वैसी स्ट्रैटेजीज़ को हम कुछ पॉइंट वाइज यहाँ पे डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहला यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ती है डेली बेसिस पे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इंडिया में अगर आप बात करो कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या हैं, तो इंडिया डिपेंड करता है अपने एनर्जी रिलेटेड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स पे, हाइड्रो पावर प्लांट्स पे, और इससे क्या होता है कि हमारे जो पावर रिक्वायरमेंट्स हैं, एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरे होते हैं। बट
ये जो दोनों तरीके हैं थर्मल एंड हाइड्रो, इनसे क्या होता है कि इसका बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ता है। इस केस में थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लाई ऐश यानी कि डस्ट को वो जनरेट करते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन की समस्या बढ़ती है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो उससे फॉरेस्ट और नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर जो है वो इंटरप्ट हो जाता है, वो डिस्टर्ब होता है। इस केस में अगर हमको सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना है तो वो बंद नहीं किया जा सकता है, बट उसको हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से रिप्लेस ज़रूर किया जा सकता है। और बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कि विंड पावर, सोलर रेज, ये जो हो गए ये कंपैरेटिवली क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी के सोर्सेज हैं जो कि इफ़ेक्टिवली रिप्लेस किए जा सकते हैं थर्मल पावर एंड हाइड्रो पावर को। अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस किया जाता है तो हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लार्ज स्केल में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के तौर पर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लार्ज स्केल पर लागू भी किया जा सकता है। तो ये एक सुझाव हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का, क्योंकि ये काफ़ी ग्रीनर और काफ़ी क्लीनर सोर्सेज हैं। दैट इज़ वाई विंड टर्बाइंस जो होते हैं वो हवा के बहाव से चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में नेचुरली अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी की बात करें तो सनलाइट इंडिया में काफ़ी बेहतरीन है और ये आपको पूरे साल देखने को मिलता है। तो अगर जो सनलाइट आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आता है उसका इस्तेमाल एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है तो ये एक बेस्ट उपाय होगा हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म न पहुंचाते हुए एनर्जी के सोर्सेज को बढ़ाने का और हमारे पावर रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करने का। तो पहला उपाय, अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज के जगह पे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट है दूसरा तरीका, इनकरेजिंग यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। ठीक है, क्लीनर फ्यूल्स के इस्तेमाल को अगर इनकरेज किया जाता है तो उससे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। सबसे पहले आप जान लें कि क्लीनर फ्यूल्स का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जा सकता है। तो देखो, एरिया वाइज ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। अगर क्लीनर फ्यूल के केस में बात करें तो ये अर्बन एरियाज़ में अलग और रूरल एरियाज़ में अलग तरीके से किया जा सकता है। अर्बन एरियाज़ में क्लीनर फ्यूल्स की बात करें तो जैसे मोटर व्हीकल्स अर्बन एरियाज़ में काफ़ी पोल्यूशन एक्सर्ट करते हैं, मोटर व्हीकल्स हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गए, बट जो पॉसिबल है, प्रैक्टिकल पॉसिबल जो तरीके हैं हम वो कर सकते हैं। तो अर्बन एरियाज़ में चूँकि व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन इमिट करते हैं तो उसको कंट्रोल करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि उसकी जगह पे नेचुरल गैसेस जैसे कि CNG, उसके अलावा जो आपके बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स हैं उसके यूजेस को बढ़ा सकते हैं, सो दैट कि हम अपने अर्बन एरियाज़ में क्लीनर फ्यूल्स को प्रमोट कर सकें। वहीं दूसरी तरफ रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज़ में क्लीनर फ्यूल्स के तौर पर सबसे पहले तो ये जान लें कि किस तरह के सोर्सेज का वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो वुड, लकड़ी, जनरली उसकी जगह पर लोग काउ डंग केक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर बायोमास को यूज़ कर सकते हैं एज फ्यूल। जो कंजम्पशन पैटर्न है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है रूरल एरियाज़ में पर्टिकुलरली, जैसे कि डिफॉरेस्ट्रेशन है, जंगलों की कटाई कर देते हैं लोग, रिडक्शन हो जाता है इन द ग्रीन कवर,
जिसकी वजह से, उसके अलावा एयर पोल्यूशन वगैरह फैलता है, तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है रूरल एरियाज़ में। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रूरल एरियाज़ में लोग जनरली क्या करते हैं कि आपके बिना सोचे समझे तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि कई वैरायटी ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन फैलता है। तो उसको रिप्लेस करते हुए ये किया जा सकता है कि लोगों को सुझाया जा सकता है सुझाव के तौर पर कि वो लकड़ी का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ काउडंग केक वगैरह का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, जिससे कि कई तरह से पोल्यूशन एमिट होता है। तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है बाय इनकरेजिंग द यूजेस ऑफ क्लीनर फ्यूल्स इन दोज एरियाज़। गवर्नमेंट भी कई तरह के उपाय अपनाते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर जो है उसको प्रोवाइड करा रही है रूरल एरियाज़ में, जैसा कि हम जानते हैं। उसके अलावा काफ़ी इजी लोन्स एंड सब्सिडीज़ मिलता है रूरल एरियाज़ में लोगों को, अगर वो गोबर गैस प्लांट्स वगैरह को सेटअप कराना चाहते हैं और गैस को एज फ्यूल वो यूज़ कर सकते हैं अपने डेली बेसिस पे जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स है क्लीनर फ्यूल्स के, और इसकी मदद से पोल्यूशन भी कम होगा और जो एनर्जी है वो भी हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो भी किससे, तो वेस्ट से। लाइक गोबर वेस्ट हो गया, ये इसको अगर आप एज एनर्जी का सोर्स यूज़ करने लग जाएं बाय सेटिंग अप द गोबर प्लांट हो गया आपका, तो ये सारी चीज़ें क्लीनर फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स में आती हैं और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अंतर्गत एक प्रमुख स्ट्रैटेजी के तौर पर देखी जा सकती है। उसके अलावा सेटिंग मिनी हाइडल प्लांट्स। मिनी हाइडल प्लांट्स, देखो हाइडल प्लांट्स का मतलब हो गया क्या आपका, तो होता क्या है, हाइडल प्लांट्स का मतलब आप समझ लें कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो हो गया आपका मिनी नहीं हाइडल प्लांट्स। अब मिनी हाइडल प्लांट्स क्या है, तो मिनी हाइडल प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं एज सोर्स ऑफ एनर्जी। जो नदियाँ होती हैं, जो जल धाराएँ होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाती है हमें हमारे आसपास, तो उस तरह के प्लेसेस पे हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल टरबाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। टरबाइंस का मतलब हो गया पानी या भाप से जो चलता हो, और टरबाइंस के मूवमेंट से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो कि लोकली हम ये काम कर सकते हैं वैसे प्लेसेस पे जहाँ पे पानी का बहाव, जलधारा काफ़ी बेहतर है। इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ ये ज़मीन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल को भी फोकस नहीं करते, विच इज़ अ ग्रेट पैटर्न फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ये आपके जनरली बहुत कम एरियाज़ में लोकेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोकल डिमांड्स इसके ज़्यादा होते हैं। लोग इसका इस्तेमाल करते हुए कॉस्ट लोगों को कम पड़ता है, और तो और उनके जो एनर्जी के रिक्वायरमेंट है वो भी पूरे हो जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये किसी भी तरह का कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एम है। उसके अलावा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हो सकता है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस को भी यूज़ किया जा सकता है, सो दैट इन्वायरमेंट को नुकसान कम से कम कराते हुए अपनी ज़रूरतों को हम पूरा कर लें। क्या मतलब है ट्रेडिशनल नॉलेज का, तो ओल्डर टाइम पे पहले के समय में जो इंडियन पीपल हुआ करते थे वो इन्वायरमेंट से काफ़ी जुड़े होते थे, काफ़ी नज़दीक होते थे, अधिकतर समय वो इन्वायरमेंट में ही बिताते थे और अपनी ज़रूरतों के लिए भी वो पर्यावरण पर ही निर्भर होते थे। उनके तमाम किस्म के जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ होते थे वो इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड थे, एग्रीकल्चरल सिस्टम पर ही बेस्ड था। आप सिर्फ बात खाने पीने के बारे में ना सोचें, हेल्थ केयर सिस्टम जो था वो भी हमारा इन्वायरमेंटल बेस्ड था, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट जो था, ये तमाम किस्म की जो चीज़ें थी वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हुआ करती थी पहले के समय में।
जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता जा रहा है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता जा रहा है और उसकी जगह पे लोग जो हैं वो मॉडर्न टेक्निक के तौर पर इन्वायरमेंट से दूर होते हुए कुछ एडवांस्ड किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लग जा रहे हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। प्रेजेंट टाइम पर पेड़ों की कटाई से और इतने पोल्यूशन से, अगर इंडिया के केस में हम कोई एग्जांपल देखें तो 15,000 ऐसे स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स इंडिया में हैं जिनका मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, जो कि अब लोगों को मोस्टली पता नहीं होता है। तो अगर हम वैसे ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल वापस से करने लग जाएं तो इससे क्या होगा कि सबसे पहली बात कि पोल्यूशन कम से कम होगा। हम जो आर्टिफिशियल या मैन मेड चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, उससे हमारा पैटर्न वापस से बदलेगा, इन्वायरमेंट की तरफ हमारा रुझान बढ़ेगा, जिससे हमारा भी भला होगा और हमारे इन्वायरमेंट को हम खुद से प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। तो ये आपका ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस के तौर पर किया जा सकता है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप के तौर पे। वर्तमान समय पे आप देखोगे आयुष करके एक ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करता था। आयुष का फुल फॉर्म था आपका आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। ये सिस्टम काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ करता था। ये कम्प्लीटली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सिस्टम था, जो कि किसी भी तरह के डिज़ीज़ के इलाज में यूज़ किया जाता था। अगर वैसे पैटर्न को हम वापस से अपने प्रैक्टिस में लाने लग जाएं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बायो कंपोस्टिंग। बायो कंपोस्टिंग भी एक तरीका हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इंडिया में बात करें तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए, बट इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे। हम क्या करते हैं वर्तमान समय में, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और बायो कंपोस्ट जैसी जो चीज़ें हैं, कंपोस्ट खाद जैसी जो चीज़ें हैं, उसके यूज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो, हमारे लैंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रोडक्टिव अब देखने को मिलते हैं। हमारे वाटर बॉडीज़ जितने भी हैं वो कंटामिनेटेड हो गए हैं, मतलब वाटर पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। कई तरह के वेस्ट आपको देखने को मिलते हैं जो ग्राउंड पे पड़े होते हैं, जिससे सॉइल पोल्यूशन होता है। तो बहुत तरह के नुकसान हो रहे हैं फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल से। वापस से इसको चेंज करते हुए बायो कंपोस्टिंग को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इसके यूजेस को बढ़ाया जा सकता है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें कैटल डंक हो गए आपके, ये सब जो है ये सॉइल कंडीशनर के तौर पर, फर्टिलाइज़र्स के तौर पर काम करते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है डिफरेंट टाइप का, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके हो गए आपके, तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बहुत तरह के ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं, उपाय हैं, जो कि वेस्ट को ही हम बेस्ट तरीके से यूज़ करते हुए इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। सो बायो कंपोस्टिंग विल बी द इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि लिया जा सकता है अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज बायोपेस्ट कंट्रोल। बायोपेस्ट कंट्रोल से मतलब है कि इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके कारण बहुत ही अधिक मात्रा में केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया फॉर हायर प्रोडक्शन। इसकी वजह से काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा, पोल्यूशन बढ़ने लग गया, वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर, अंडर वाटर जो पानी है उसके ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ा। फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क हो गए, मीट हो गए, वैसे लोग जो डिपेंडेंट होते हैं इस तरह के सोर्सेज पे, अब पानी पोल्यूट हो गया है, उसी पानी को कैटल ने पी लिया, गाय ने पी ली, और गाय पीने के बाद उसने मिल्क दिया तो उनका मिल्क भी कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड हो गया, वो भी काफ़ी हद तक जो है वो पोल्यूटेड हो गया। तो इस तरह से अच्छा उसी को चिकन ने खा लिया या उसी को बकरे ने खा लिया, उसी पानी को बकरे ने पी लिया एंड वापस से आप मटन खा रहे हो मीट के तौर पर, तो वो क्या कर रहा है कि आपकी बॉडी पर भी एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहा है।
तो इस चैलेंज को ठीक करने के लिए कई तरह के एफर्ट्स शुरू किए गए, जिसमें बेटर मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप के तौर पर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स जो है, और वैसे पेस्टिसाइड्स जो प्लांट प्रोडक्ट्स पे बेस्ड होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, सो दैट कि हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी, पेस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं, और ऑन द सेम साइड वो बायोपेस्ट हो सकता है, मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो सकता है। जैसे नीम ट्रीज़ जो होते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं और प्रोटेक्टिव भी हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो एज पेस्टिसाइड्स, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। वेरियस बर्ड्स, एनिमल्स जो हैं वो भी हेल्प करते हैं पेस्ट कंट्रोल में, जैसे कि स्नेक्स हो गए, लिजार्ड हो गए, ओल हो गए, आउल हो गए, पिकॉक हो गए। ये इस तरह के कुछ एनिमल्स हैं जो कि बायोपेस्ट कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो इस तरह के अवेयरनेस जो है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो बढ़ाते हुए हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बायोपेस्ट कंट्रोल तरीके को यूज़ करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल के बढ़ने से काफ़ी हद तक प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेकिन सेम वे में अगर देखा जाए तो पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक बढ़ता है, और वैरायटी ऑफ पोल्यूशन बढ़ता है। आप जितने ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे पोल्यूशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन बढ़ेगा। इस तरह के केसेस में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक तरीका हो सकता है जो कि सॉइल के हेल्थ को प्रमोट करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स ऐसा खेती का तरीका जिसमें आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे, एंड आप क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से कल्टीवेशन का काम करते हुए प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये आपके कुछ तरीके हो जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सस्टेन्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का तरीका है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता। सो दीज आर सच स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज़ जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अदर देन दैट और भी कुछ उपाय हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला उपाय है अवेयरनेस प्रोग्राम्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। कई तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से एज एन इंडिविजुअल आप भी ये काम कर सकते हैं। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों के इस्तेमाल को बढ़ावा दें, खुद भी समझें, लोगों को भी समझाएं और उनको जागरूक बनाएं कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को अपने खुद से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये उपाय हो सकता है। उसके अलावा आप दूसरे तरीक़ों में रिसाइकलिंग प्रोसेस को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से, किस इनोवेटिव तरीके से हम रिसाइकिल करते हुए अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकें, इस तरह के प्रोसेसेस को इनोवेट करने की ज़रूरत है। ये भी किया जा सकता है एज द मेजर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बीइंग कंज्यूमर, हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम किस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, सो दैट हम खुद का भी हार्म ना करें। साथ ही साथ सिर्फ कंज्यूमर के तौर पर अवेयर होने की ज़रूरत नहीं है, बीइंग प्रोड्यूसर भी हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाएं जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, और इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के कुछ इस तरह के उपाय और स्टेप्स हो सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यहाँ पे फिनिश होता है। और इस चैप्टर के फिनिश होने के साथ हमारा जो यूनिट 7 है जिसमें हम
करंट चैलेंजेस डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है, वो यूनिट हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले यूनिट पे डिस्कशन करेंगे जो कि ऑफ कोर्स होगा यूनिट नंबर 8, जहाँ पे हम इंडिया की डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज जानेंगे और इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान इन तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे। थैंक यू।